हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू दिस चैनल। और अभी क्या है ना कि नया सेमेस्टर तो शुरू होने वाला है, नए एडमिशन्स, नया सेमेस्टर। तो अभी एक चीज़ मैं जो करूँगा यहाँ पर वो ये है कि जो हमारा ये चैनल है RGS क्लासेस यूनिवर्सिटी कोर्सेज, तो इससे पहले तक तो मैंने एक कोर्स इसमें जो बनाया था ख़ास तौर पे AKTU के जो हमारे स्टूडेंट हैं, चूँकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो जो AKTU के स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से मैंने कुछ इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स को वहाँ पर डिज़ाइन किया था। कोशिश की थी कि काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर कर ले जाएं, लेकिन फिर और कुछ हद तक उसको कर भी लिया था। और उस एक मुझे याद है कुछ समय पहले, मतलब लगभग 8-9 महीने हो रहे हैं मेरे ख्याल से, मैंने एक बार एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, IK गुजराल यूनिवर्सिटी जो है उसका भी सिलेबस इसको शुरू करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली किन्हीं वजहों से मैं नहीं कर पाया उसके लिए। सो अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम पहले कुछ प्रॉपर इंजीनियरिंग फिजिक्स को अब हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं हमारे, या जो हमारे स्टूडेंट हैं। अभी जब मैं अपना गूगल एनालिटिक, यूट्यूब एनालिटिक देखता हूँ तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मेनली उत्तर प्रदेश के हैं, जो AKTU के हैं। मेरे पास गुजरात यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो देखा है, जैसा कि स्टैटिस्टिक्स जो एनालिटिक बताता है। मेरे पास पंजाब के भी बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के काफ़ी स्टूडेंट हैं उसमें, व्यूवर्स की लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं। तो अभी आप लोग, और उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे जो रिटर्निंग व्यूवर्स के रूप में हैं, मतलब वो बार बार आते हैं मेरे चैनल को देखते हैं और शायद अपने मनमाफिक कंटेंट ना पा करके वो थोड़े हताशा होती होगी उनको। तो अभी क्या कर रहे हैं, नया सेशन शुरू हो रहा है, नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कवर किया जाए। समय से शुरू करेंगे तो इन डेप्थ में हम कब कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास एक स्टडी इवैल्यूएशन स्कीम है, सिलेबस है 2021 के आगे का, और ये है हमारी कपूरथला इंद्र कुमार गुजराल यूनिवर्सिटी की है। IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। चलिए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस है। देखो, हो सकता है कि ये सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करे, आपके कॉलेज के सिलेबस से मैच करे। तो भले ही हम यहाँ पर नाम कुछ यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं, लेकिन हो सकते हैं आप किसी दूसरे स्टेट के हों और आप अपना सिलेबस मैच करिएगा तो काफ़ी हद तक हो सकता है इसका सिलेबस आपसे मैच कर जाए। अगर मैच कर जाएगा तो जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं। देखो, ऐसा है कि ये इनका स्टडी इवैल्यूएशन स्कीम है, जिसमें कि एज़ पर AICT नॉर्म, खैर एडमिशन तो ऐसे ही होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर बेसिक साइंस कोर्स में फिजिक्स का कोर्स है, 3 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल, 40 इंटरनल 60 एक्सटर्नल, टोटल मार्क्स 100 होगा। 4 क्रेडिट का थ्योरी का पेपर होगा और 1.5 क्रेडिट की फिजिक्स की लैब होगी। यानी कि पूरा जो पेपर होगा फिजिक्स का, ये आपका होगा 5.5 क्रेडिट का। अब ये जो 5.5 क्रेडिट वाला है, एक्चुअल में क्या हुआ था मुझे याद है, शायद ये 17 की बात है, 17 या 18 की बात है, जब AICT ने अपना एक मॉडल करिकुलम लॉन्च किया था। उसने ये कहा था कि जो भारत भर के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो एक उनके लिए एक सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया था, और ये कहा था कि भाई जो यूनिवर्सिटी है वो इनको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर ले, वरना फिर धीरे धीरे सबको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो जो मॉडल करिकुलम था उसको बनाने वाली जो कमेटी थी वो IIT कानपुर के प्रोफेसर्स की थी। उसमें महेंद्र कुमार वर्मा सर जो हैं IIT कानपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं मेरे ख्याल से, और महेंद्र और हरबोला सर हैं, मनोज कुमार हरबोला सर हैं, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं। तो वो एक तरह से उसको काफ़ी उसको लीड कर रहे थे उस कमेटी को। उन्होंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के रूप में सिलेबस AICT का मॉडल सिलेबस दिया था। आप वेबसाइट पे सर्च करोगे गूगल पे तो आप AICT मॉडल सिलेबस वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हुआ क्या कि उनकी उस प्रपोज़ल के बाद फिर कोरोना और ये सब हो गया तो थोड़ा समय लग गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यूनिवर्सिटीज़ उस मॉडल करिकुलम को अडॉप्ट कर रही हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसको शुरू से पढ़ रहा था और
उसकी स्टडी कर रहा था, तो मैंने देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसने कि उस मॉडर्न करिकुलम को काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव साइन है। तो ये 5.5 क्रेडिट का ये जो है ये उस करिकुलम का ही एक सजेशन है। ठीक है, वैसे ही आपके पास मैथ है, आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर उसकी लैब है, ग्राफिक है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो आप थोड़ा सा लोड यहाँ कम होता हुआ देख रहे हो। बेसिकली आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कोर्स करना है और बस एक डेवलपमेंट का कोर्स करना है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करना है। तो उस कमेटी का ये एक सजेशन था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ हम उतना ज़्यादा लोड ना करें, कोई सेल्फ स्टडी ना कर सके, अपने आप को एक्सप्लोर करने वाली एक्टिविटी ना कर सकें। तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, ऐसा ही ग्रुप ए ग्रुप बी में सब बांटा गया है। ऐसे ही जब फिजिक्स पढ़ोगे तो दूसरा ग्रुप केमिस्ट्री होगा और फिर जब आप अगले सेमेस्टर में फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मैथ 2 पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ प्रोग्रामिंग भी आ गई आपके पास और मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, इंग्लिश हो गया, लैब हो गया। तो धीरे धीरे अब आप देखो क्रेडिट 20.5 है और पहले आपको 17.5 क्रेडिट पे काम करना था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा और ठीक भी है, अच्छा भी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो सब कागजी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे समझते रहोगे, समझने का टाइम मिलेगा। ये देखिए, ये वो चीज़ है जिसको मुझे आपको दिखाना है। देखो यहाँ से कुछ आप ज़रा समझो। सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो, आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच को ऑप्ट किया है, तो सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट है, इसके जो लोग हैं वो फिजिक्स के रूप में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। मतलब उनका जो फिजिक्स होगा पेपर 5.5 क्रेडिट का, वो उसका नाम होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यानी फिजिक्स के नाम से नहीं होगा कि फिजिक्स 1 नाम से है, उसका नाम होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन रोबोटिक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, ये सब अगर 6 ब्रांचेज हैं, तो आपको जो फिजिक्स के रूप में पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो आप देख रहे हो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे अलग तरह की मैकेनिक्स, अलग तरह की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे अलग तरह की, क्रेडिट सबका वही है, अलग तरह का कुछ पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लैब भी कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सब इंजीनियरिंग के हैं जो कि मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बास्केट में आते हैं। तो आपके पास जो फिजिक्स होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसकी लैब करोगे, आपकी एक अलग तरह की फिजिक्स होगी। आप देखो कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल डाटा साइंस, इस तरह के अगर ब्रांचेस के हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मतलब ये अलग तरह की इसका हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अगर आप हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हो, तो आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। तो कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के पढ़ रहे हैं बच्चे सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। केमिकल साइंस के बच्चे पढ़ेंगे, केमिकल साइंस मतलब केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टेक्सटाइल, फूड टेक्नोलॉजी, इनके बालक लोग पढ़ रहे होंगे या बालक बालिकाएं पढ़ रहे होंगे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसकी संबंधित लैब। और आखिर में द बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे हैं या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई लैब। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या था? इस कहानी का मतलब है जैसे जैसे ब्रांच चेंज होती जाएगी उसी हिसाब से जो फिजिक्स है उनकी चेंज होती जाएगी। तो आपने मैकेनिकल लिया, आपका दोस्त कंप्यूटर साइंस में है,
तो अनफॉर्चुनेटली आप उसके फिजिक्स के नोट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, चूँकि उसकी फ़िज़िक्स इंजीनियरिंग वाली दूसरी है, आपकी दूसरी होगी। आज हालांकि इसका अब जो आपसे मतलब तो नहीं है, इसका बर्डन कॉलेज पर भी आता है, यूनिवर्सिटी जो भी पढ़ा रहे हैं उन पे आता है। उनको एक ही समय में अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स चाहिए, एक जो कंप्यूटर पढ़ा रहा है, एक कंप्यूटर वालों को पढ़ा रहा है, एक जो मैकेनिकल वालों को पढ़ा रहा है। तो मान लो क्लास किसी दिन वो नहीं आया तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए जो टीचर जाएगा वो बिल्कुल अलग तरह का उसके सामने सिलेबस होगा। तो ये सारे चैलेंजेस होंगे हमारे पास। ऐसे क्या होता था, एक बड़ा रूम होता था, उसमें कंप्यूटर वाले बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे, सिविल के बच्चे सब बैठा दिए इन केस इमरजेंसी में, और एक ही टीचर उस पूरी सभा को संबोधित कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये एक मैनेजमेंट लेवल पर एक चैलेंज है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास क्या है, अलग अलग ब्रांच, अपनी फिजिक्स। मैथ के साथ ऐसा नहीं है, मैथ में काफ़ी हद तक चीज़ें समान हैं, एक ही जैसी हैं, वहाँ इतनी वैरायटी नहीं है। केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से इतनी वैरायटी नहीं है। ये सारा वेरिएशन आकर के फिजिक्स में ही आया है। और इसका मोटिवेशन क्या था, इस तरह के वैरायटी, इस तरह का स्पेक्ट्रम इंट्रोड्यूस करने का मोटिवेशन क्या था? तो मोटिवेशन क्या था, जरा आप इसको समझ लो, इसको, इसके पीछे की जो बैकग्राउंड अगर कुछ हद तक समझें तो जैसे मैंने बताया, महेंद्र कुमार वर्मा जी और प्रोफेसर मनोज हरबोला जी, ये दोनों ही प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हैं। और ऐसा आप मान सकते हैं, ये आप सर्वे भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट की जो मतलब अच्छा डिपार्टमेंट अगर हम कहें भारत में आईआईटीज़ में कहाँ है, तो फिजिक्स और चेन्नई, कानपुर और चेन्नई, ये दो आते हैं। तो ये लोग सच में बड़े ही लेजेंडरी किस्म के लोग हैं जिन्होंने सिलेबस बनाया है। और फिजिक्स वालों ने बनाया है तो उन्होंने इस चीज़ को तवज्जो दी है कि फिजिक्स इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक साइंस। को बेसिक साइंस हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ ऑल इंजीनियरिंग। आपने 12th में उसी किताब के अंदर मैकेनिक्स पढ़ी, फिर उसी में ऑप्टिक्स पढ़ी, फिर उसी में इलेक्ट्रिकल पढ़ी, उसी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी, उसी में न्यूक्लियर पढ़ा, उसी में मॉडर्न पढ़ा, सब कुछ एक साथ पढ़ लिया। कंप्यूटर मतलब सब कुछ उसी में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ एक ही फिजिक्स में। लेकिन जैसे जैसे इसको डेवलप होते गए तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन गई, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बन गई, कंप्यूटर साइंस अलग हो गया, मैकेनिकल वाले अलग चले गए, स्ट्रक्चर वाले अलग चले गए। तो वो उससे बड़ी हुई ब्रांचें हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी की हम बात कर रहे हैं, एक जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हर ब्रांच की नीड अलग अलग होती है, उसी नीड के हिसाब से उन्होंने बेसिक फिजिक्स जो इंट्रोड्यूस करने का प्रोविज़न दिया है वो ऐसे रखा है कि मैकेनिकल वालों की नीड के हिसाब से, अब नीड का मतलब क्या है, आगे जब सिलेबस प्रोग्रेस करेगा तो किन किन बेसिक प्रीरिक्विजिट की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से नीड की हम बात कर रहे हैं। तो वो है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। सिलेबस को बहुत ही ब्रीफली हम इनको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो पहला हमने देखा था, सिविल वालों का था शायद, वो देखा था। तो उनके लिए क्या है, आप जो पहला यूनिट पढ़ोगे वो वेक्टर मैकेनिक्स का पढ़ोगे। वेक्टर मैकेनिक्स में आप देख रहे हो बेसिकली जो मैकेनिक्स आपने पढ़ी है वैसा ही कुछ है, डाइवर्जेंस और पोटेंशियल वगैरह का होगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, इवेंट सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कैसे कोरिलेस फोर्स क्या होती है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्ड फोर्स, हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये भी बहुत अच्छा सा पार्ट है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 3 में आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ोगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के बारे में बात करोगे। तो 12th में आपने जो पढ़ा है बस उसी को हम एक्सटेंड कर रहे होंगे, उसी को थोड़ा सा थ्योरेटिकली और थोड़ा सा एनालिटिकली हम इसको और रिगरस होता हुआ देखेंगे। आखिरी यूनिट जो है आपके पास वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में जिसमें आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, आप उसके साथ साथ स्ट्रेन, हार्डनिंग, फ्रैक्चरल इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ का जनरलाइजेशन, फोर्स एनालिसिस एंड स्ट्रेन एनर्जी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में इसकी आवश्यकता होती है, वो देख रहे होते हैं। बुक देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैं जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, प्रोफेसर मनोज कुमार हरबोला, उन्होंने किताब लिखी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आप अगर किताब को देखोगे तो आप एक खास बात नोट करोगे कि जितना कुछ इस सिलेबस वगैरह में आगे भी जो मैकेनिक्स पोर्शन होगा वो सब कुछ प्रोफेसर हरबोला के बुक में है। आई थिंक
हरबोला जी की किताब PHI की है या कैम्ब्रिज किसी पब्लिक, हाँ सर यहाँ लिखा ही तो है, सिंगेज की है, सिंगेज की है ये किताब। तो आप इस किताब को परचेज करोगे तो आपको निराशा नहीं होगी, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, मनोज हरबोला और महेंद्र कुमार वर्मा जी दोनों ही लोग कमेटी में थे, तो महेंद्र कुमार वर्मा जी पीछे क्यों हटते, उन्होंने भी किताब यहाँ पर देख रहे हो आप, उनकी भी किताब यहाँ पर है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, महेंद्र कुमार वर्मा की। ऐसा नहीं है कि किताब आज की लिखी हुई है, सिलेबस तो अभी 2017-16 में आया है, इन लोगों की किताबें तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन ये दोनों ही मैकेनिक्स की अच्छी किताबें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन दोनों किताबों में से किसी भी एक किताब को अपना फोकस बना लोगे तो आप अपने सिलेबस में अच्छा खासा सरवाइव कर जाओगे, अच्छे से आप इसमें चीज़ें देख ले जाओगे। थोड़ा सा आप मतलब एडवेंचरस किस्म के व्यक्ति हो तो आप DS माथुर को देख सकते हो, आप क्लेपनर की बुक भी देख सकते हो, सिंजे की बुक भी देख सकते हो, हार्टोंग, ये सब क्लासिक लोग हैं, 4, 5, 6 जो ये है ना, ये सब क्लासिक लोग हैं। ये मतलब पहले चलती थी किताबें, ऑक्सफोर्ड हैम्ब्रिज वगैरह में सब चलती है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह में चलती है, मतलब इस तरह के लोग हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मरियम वगैरह की किताब इसमें आप देख सकते हो, और इसके अलावा बहुत ये सब कितने हैं, अब आप चाहो तो देखो, गोल्डस्टीन वगैरह आपको पता नहीं कितना फ़ायदा देगा, ये थोड़ा सा एनालिटिकल मैकेनिक्स वाले किताबें हैं, लिख दिया है इन लोगों ने, KC गुप्ता की, किरण C गुप्ता की हो गई, मलिक की हो गई, स्टैटिस्टिक्स है, मरियम की है, तो मरियम की एक डायनेमिक्स की आती है कि स्टैटिस्टिक्स की आती है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बंदे हो तो आपको तो ये जो मरियम है ये आपकी प्राण बचाने वाली किताब है आने वाले समय में। ऐसे गुप्ता की हो गई, और NPTEL के कोर्सेस हैं जिनको भी आप देख सकते हैं। ओके, तो प्यारो ये हो गया हमारा, एक लैब है उनकी, लैब आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में। तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास वेव्स एंड ऑसिलेशन है। वेव्स एंड ऑसिलेशन यहाँ पढ़ोगे तो जो पिछले यूनिट में डैम्प वो था वो कुछ हद तक कवर हो जाएगा। ऑप्टिक्स एंड लेजर है। ऑप्टिक्स एंड लेजर पर अगर खैर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी हद तक 70% इसका जो हिस्सा है वो ऑलरेडी जो हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जो ऑप्टिक्स का सेक्शन है, जो लेजर का सेक्शन हमने पढ़ा किया है कंप्लीट, उससे निकल आएगा। कुछ अगर आवश्यकता इसमें एक्स्ट्रा पड़ेगी तो हम नए फ्रेश लेक्चर वहाँ पर बनाएंगे, वो बिल्कुल नए कलेवर में होंगे और नए तरह से उसको अपलोड कर दिए जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स तो मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी जो चैनल पे है, मेरे ख्याल से वो सब कुछ है यहाँ पे, वो 100% कंटेंट वहाँ पे मौजूद है, तो आप पूरी तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। समय मिल रहा होगा तो हम इनको फ्रेश तरीके से, नए तरीके से अपडेट कर देंगे। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स, ये कुछ चीज़ें हैं ये जो जिस पे हमें काम करना है, ये अभी नहीं है, इसको पूरी तरह से हमें डेवलप करना है अपने चैनल पर। इस पूरे कंटेंट को हमें यहाँ डेवलप करना है। किताबें भी आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबें, इसमें से कोई भी किताब ऐसी नहीं जो हल्की फुल्की किताब है। अब से HK मलिक है, कुछ भारतीय लोग दिख रहे हैं, बाकी IG मेन, HG पेन, हैच घटक साहब तो IIT दिल्ली के है ही हैं, सेवेल्टो, ग्रिफिथ, रॉबिनेट, ये सब, नीमन, यांग, स्ट्रीटमैन, ये सब मतलब महान लोगों की किताबें हैं, पढ़िएगा। मैं ये कहूँगा कि मैं अपने लेक्चर जो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ये सब उस फॉर्म में जिसको आप चबा सके, जिसको आप डाइजेस्ट कर सके, उस फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ये उसकी लैब है, लैब भी देख लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स पे आते हैं तो इसमें आप पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैक्यूम एंड लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन होगा, फैराडे केज, बाउंड्री कंडीशन आप देख रहे हो, एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डाइलेक्ट्रिक, सॉल्विंग सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक स्लैब कंडीशन, बहुत मतलब अच्छा खासा है, गुड, नाइस। मैग्नेटोस्टैटिक, एक लीनियर मैग्नेटिक मीडियम, नॉन लीनियरिटी के अलावा हिस्टैरिसीस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस कैसे होती हैं, B और H के लिए मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन करंट, बाउंड करंट, सरफेस करंट क्या होती हैं, हिस्टैरिसीस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी कैसे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की हम डिसाइड करते हैं, उससे जजमेंट होता है, वो यहाँ पर आप देख रहे होगे। अलावा उसके आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है तो फैराडे लॉ है,
उसके साथ मैक्सवेल्स इक्वेशन है, तो आप फैराडे लॉ के बारे में, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, ये सब आप पढ़ रहे हो। मैक्सवेल्स इक्वेशन वगैरह को यहाँ पर आप देख रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप फिर वही बात है कि आप पोलराइजेशन भी पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म प्लेन वेव कैसे उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन होता है, कैसे इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिफाइन होती है, ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। ग्रिफिथ इसकी काफ़ी अच्छी किताब है। जेडी जैक्सन बहुत ही हैवी बुक है, स्टैंडर्डाइज तरीके से लोग लिख देते हैं, बट इट्स अ वेरी हैवी बुक। हॉलिडे रेसनिक थोड़ा सा हल्की पड़ जाती है, मतलब ये तो 10+2 वाली है, लेकिन इसमें भी कुछ ठीक ठाक चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से डेविड ग्रिफिथ इज़ द नाइस ऑप्शन। उसके बाद सास्लो है, मलिक है, ये तो एक तरह से कोरम पूरा करने के लिए। मलिक की किताब अच्छी है, मलिक किताब अच्छी है, इसको आप यूज कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। इसकी लैब है, लैब देख लीजिएगा। आते हैं इस पे, यहाँ पर हमारे सामने चैलेंज ही चैलेंज है। जैसे कि एक कोर्स है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और ये कोर्स कौन ले रहा है? कंप्यूटर साइंस के बच्चे ले रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, डेंसिटी ऑफ स्टेट, 1D ब्लॉच थ्योरम, पीरियोडिसिटी, और फिर बैंड गैप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के वेरिएशंस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी, इफेक्टिव मास, ये सब हैवियर कॉन्सेप्ट्स हैं। वैसे ही फिर दूसरा यूनिट है सेमीकंडक्टर का, जहां हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, अब ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वो सिर्फ सिंपल सा इम्प्योरिटी और प्योरिटी वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमको अंदर जाना पड़ेगा, मास रेशियो वगैरह उसे देखना पड़ता है, फर्मी लेवल कॉन्सेप्ट, कैरियर कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से उसका चेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करते हैं तो किस तरह से वो आपस में बिहेव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें हैं। फिर एक तीसरी यूनिट है लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन, कि हाउ द लाइट फोटॉन्स आर इंटरेक्टिंग विद द सेमीकंडक्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल के अंदर, सॉलिड्स के अंदर एक फोनॉन नाम के एक इमेजनरी तो नहीं कहेंगे, एक वर्चुअल पार्टिकल की बात होती है। तो उस फोनॉन के साथ कैसे ये लाइट के फोटोन इंटरेक्ट करते हैं, और फिर जो ट्रांजिशन के लिए फर्मी का गोल्डन रूल क्या है, फोटोवोल्टिक का क्या कॉन्सेप्ट है, ड्रूड मॉडल कैसे काम करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस कैसे इंटरनली उसकी मैथमेटिक्स काम करती है, ये सब लोग यहाँ पढ़ते हैं। ओके, अगला है उसी का ही चौथी यूनिट जो है हमारी मेजरमेंट टेक्निक है, जिसमें कि जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि आप कैसे सेमीकंडक्टिंग लेजर्स की स्टेबिलिटी वगैरह को मेजर करते हो, उनकी डेंसिटी कैसे मेजर करते हो, क्या हुआ, ओके, रेजिस्टिविटी, हॉल मोबाइलिटी क्या, फोर पोर क्या होता है, डिपावर मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करते हो। इसमें भी आपका से जसप्रीत सिंह की बुक है, अच्छी किताब है, इसको आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। थोड़ा सा ओल्ड 1995 की है, लेकिन बेसिक्स के मामले में बड़ी मजबूत है। साले तेज की जो बुक है तो मतलब गोल्डन बुक है, सेज की बुक है स्टैंडर्ड बुक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं उनके लिए तो ये सब माई बाप वाली स्थिति है। यारियो की बुक है, फोटोनिक की है, बट उतनी ज़्यादा शायद इतनी ज़्यादा रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। भट्टाचार्य एक इंडियन ऑथर है, इनके पी भट्टाचार्य के मेरे ख्याल से NPTEL पर लेक्चर भी है। पी भट्टाचार्य के नाम से सर्च करोगे आप NPTEL पे तो इनके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। तो किताब भी है इनकी, लेक्चर भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमैन जैसा कि पहले भी इनका नाम आया था, ये तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े आदमी हैं। नीमान बहुत अच्छी किताब है। यांग एक स्टैंडर्ड किताब है। ऑनलाइन कोर्स सनॉय की NPTEL पे है। प्रोफेसर सनॉय IIT दिल्ली के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। उसके अलावा मोनिका कटियार, दीपक गुप्ता, ये थोड़ा सा पुराना है मेरे ख्याल से। ये जो लेक्चर है 2007 के हैं, NPTEL पे पढ़े हुए हैं। हो सकता है आपको उतना ज़्यादा मनोरंजक न लगे बट अच्छे किताब, अच्छे लेक्चर हैं, मतलब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। आखिरी कोर्स एक और बचता है मेरे ख्याल से, सेकंड लास्ट है ये। तो सेकंड लास्ट कोर्स में से आपका सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बंदे करते हैं ये। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वही कोर्स है जो इससे पहले यूनिट नंबर 1 में जो था, इससे पहले जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में था वही चीज़ है सेमीकंडक्टर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में भी। यूनिट नंबर 2 भी वही है। तो अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट कवर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का भी कवर हो जाएगा और कंप्यूटर वाले बच्चों का भी कवर हो जाएगा। और ये जो यूनिट नंबर 1 है ये पीछे एक और जगह पर है, शायद वो सिविल वाले बच्चों का है, वो भी वहाँ से भी उनका कवर हो जाएगा कुछ हद तक।
यूनिट नंबर जो 3 है वो इनकी अलग है। वहाँ पर आपने देखा था लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन था, जहाँ फोनॉन और फोटॉन के बीच का इंटरेक्शन था। यहाँ पर उस तीसरी यूनिट को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से रखा गया। चीज़ें भी बदल गई हैं। यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑप्टो डिवाइस कैसे होता है, कैसे एलईडी बनते हैं, लाइट एमिटिंग मटेरियल की क्या मैकेनिज्म होती है, ऑप्टिकल ट्रांजिशन कैसे होते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन जंक्शन के क्रॉस कैसे होता है, वोल्टाइक्स क्या होते हैं, पिन क्या होता है, अवलांच और उसका स्ट्रक्चर मटेरियल कैसे डिसाइड होता है, नॉइज़ लिमिट कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये अलग है सेमीकंडक्टर फिजिक्स से यहाँ पर। उसके बाद आते हैं चौथी यूनिट पे, वो बिल्कुल सेम है। तो आप देख रहे हो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी जो कंप्यूटर वाले बच्चों की है, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सेमीकंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले लोगों की है, वो 75% तो एक जैसी है ही है, 3 यूनिट तो है ही है, तीसरी यूनिट दोनों की डिफर है एक दूसरे से, इतना अंतर है। ठीक है, अब कौन बचा? आखिरी मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी वाले बच जाएंगे। चलो बायोटेक्नोलॉजी वाले कहाँ हैं? ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बारे में तो लोग बात कर चुके हैं ना, वेव ऑप्टिक्स के। अच्छा, ये एक और बचा है, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो पेपर होगा फिजिक्स का, देख लीजिएगा पीछे जाकर के किसकी ब्रांच के लिए है ये। इसमें आप डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन पढ़ोगे। तो मैंने इंटरफेरेंस से मेरे कई सीरीज़ हैं, आप देखिएगा ऑप्टिक्स के नाम से, तो उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आपको वहाँ से काफ़ी हद तक यहाँ पर हेल्प मिलेगी। फाइबर ऑप्टिक्स का भी काफ़ी हद तक हमारा कवर्ड है, 12 लेक्चर में तो नहीं है लेकिन है। तो इसको हम जब फ्रेश अपलोड करेंगे, नए लेक्चर जब इसके बनाएंगे, तो थोड़ा सा डिटेल इसमें रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है ना। तो समय नहीं है इसकी, तो अभी हम एक्सक्यूज नहीं ले सकते, तभी हमारे पास समय है, और समय होगा तो सदुपयोग करते हुए हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम लॉ वगैरह है। ये भी एक पेपर में मैंने देखा था, आप लोग को भी देखा है, वो सब कुछ होता है वहाँ पर। तो ये भी आपको, इसको नया मुझे डेवलप करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें नहीं हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स आपको 100% मिल जाएगा, हमारी जो अभी करंट प्लेलिस्ट है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर संभव हुआ तो इन सब चीज़ों को दोबारा से रिकॉर्ड करके डालेंगे, अदरवाइज जो बिल्कुल नई है, जो अभी तक नहीं पड़ी है चैनल पे, वो तो हमें नया क्रिएट करना ही है। ओके, अभी सब इसकी तो बहुत सारी 18 मटेरियल दिया है इसमें। आप इसमें हॉलिडे भी देख रहे हो, एल्सोन फिन देख रहे हो, ये सब किताबें कहाँ मिलेंगी पता नहीं, कैसे डाल दिए हैं, कहाँ मिलनी है ये सब, लाइब्रेरी में होगी नहीं कहीं। फ्रेंच की बुक, मेन की बुक है, पेन की बुक है, अब जितना बड़ा बड़ा नाम है दुनिया में, जो कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में जो भी बड़े बड़े नाम हैं ऑथर्स के, वो सब उठा के डाल दिए। अब भले ही वो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो ना हो, टीचर उसको कंसल्ट करता हो ना हो, बच्चे उसको पढ़ पाए ना पढ़ पाए, ठीक है, अच्छी बात है, डाल देंगे। कम से कम बुक ना देखी हो तो याद तो हो जाए उसका नाम। नीमान है, यांग की है, स्टेटमैन देखो यहाँ पर फिर है। तो ये तो मतलब स्टैंडर्ड है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आखिरी में आते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। तो कह रहे हैं प्रीरिक्विजिट क्या है, हाई स्कूल की जानकारी। हाई स्कूल अगर तुम लोग पास हो तो आप आराम से इस फिजिक्स को सीख सकते हो। क्या है भैया फिजिक्स में? लेज़र है, फाइबर ऑप्टिक्स है। मेरे ख्याल से, अगर मैं बहुत ही उस तरह से ना कहूँ तो 70% तो सिलेबस अभी भी लाइब्रेरी अभी भी मतलब प्लेलिस्ट पे है, आप कर सकते हो। मैग्नेटिक मटेरियल हमें नया बनाना पड़ेगा। एक्सरे के कुछ पोर्शन है, अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं है, तो सब बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है भाई, क्या है क्वांटम। तो क्वांटम में क्या है, क्वांटम में नैनो मटेरियल है। तो नैनो मटेरियल का तो सेक्शन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, टॉप डाउन, बॉटम अप, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट, कार्बन नैनो ट्यूब, ये सब चीज़ें, ये सब मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। 10 लेक्चर का है। किताबें भी आप देख रहे हो, बाइजर है, एजरॉफ की है, भट्टाचार्य है यहाँ पर, और काउ की बुक है। सब स्टैंडर्ड किताबें हैं जिन्होंने मेंशन की। तो प्यारो, ये थोड़ा सा समराइज तरीके, मतलब एक तरह से ओवरव्यू हमने कर लिया है फिजिक्स के मामले में। तो काफ़ी काम है इसमें, जो वर्क है हमारे पास बहुत है। इतना सारा कंटेंट अगर वीडियो फॉर्मेट में डेवलप करना हो तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाएगा मेरे ख्याल से। आने वाले समय में बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी मेरे तरफ से कि
ये सारी चीज़ें समय के साथ आपको मिले, एक कंटिन्यूटी के साथ मिले। अगर सवाल है कि क्या मोड होगा लेक्चर का, तो देखो भाई, अभी मेरे पास एक तो ये तरीका, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं बात कर रहा हूँ और इस पर अनोटेशन हो रहा है, नोट कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज माई फेवरेट इज़ द ग्रीन बोर्ड, द चॉक बोर्ड। आई डोंट नो वाई, बट उसका मुझे बड़ा ही अट्रैक्शन है, बोर्ड का मुझे हमेशा से अट्रैक्शन है। तो बोर्ड पर भी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को करें, तो कोई भी तरीका अपनाएं, मेरे ख्याल से आप दोनों तरफ से सहज होगे। तो समहाउ पर्पस इज़ दैट कि आपको कंटेंट मिलता रहे, और आप लोग अपने कमेंट के थ्रू आप हमें बताते रहें कि आप लोग क्या चाहते हैं। आई वुड लाइक कि आप जो कमेंट करें तो ठीक है, आपको जो भी आपके जेन्युइन आपका रिएक्शन है वो तो स्वागत है हमेशा, चाहे आप अच्छा कहें चाहे आप क्रिटिसाइज़ करें, वो हमेशा स्वागत है। अगर कोई सवाल हो जिसको लगे कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप एज अ मेंटर आप मुझे अगर मानो अपना और सोचो कि शायद मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वो सवाल कमेंट में लिखें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है physwow@gmail.com। यूट्यूब के अंदर जहाँ मेल वगैरह का होता है वहाँ हो सकता है कोई और मेल पड़ा हो, बट ये वो मेल है जिसको मैं आज की डेट में रोज़ देख सकता हूँ। अपने मोबाइल में भी इसको मैंने एक वो लगा के रखा है कि ओपन करते ही खुलता है। तो आप लोग जब भी मुझे कोई रिस्पांस देते हैं तो मैं इस पर देख लेता हूँ। कोशिश करूँगा यूट्यूब की सेटिंग में जा करके भी ये डाल दूँ, ताकि वहाँ से भी अगर देखे कोई तो यहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आने वाली क्लासेस में हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू क्या करेंगे, जस्ट हम लोग अभी शुरू करेंगे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है, यानी कि जिसमें है सेमी कंडक्टर फिजिक्स। तो इसको अगर हम कवर करेंगे तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के दोनों के स्टूडेंट्स का जो वो है वो कवर हो जाएगा। जब ये कोर्स एक अपने मुकाम तक पहुंचता रहेगा धीरे धीरे, तो फिर हम एक बार कॉल लेंगे आप लोगों से कि क्या हम और कोई शुरू करें, और कोई टॉपिक शुरू करें, और कोई फिजिक्स का शुरू करते हैं, कर सकते हैं नहीं। सो ठीक है, अपना सपोर्ट जैसे आपने अभी तक बनाए रखा बनाए रखिए। उम्मीद है कि जो आज प्लान किया गया है, आज से 6 महीने बाद जब आपका सेमेस्टर ख़त्म हो रहा होगा, मतलब कभी 4-5 महीने बाद जब हम लोग फिर से बैठेंगे, तो आप भी सेटिस्फाई फील करोगे, मैं भी सेटिस्फाई फील करूँगा कि चलो जो कहा था वो अचीव हो गया, और आपको भी लगेगा कि चलो कुछ हमसे जो कहा गया वो हमारा सब्सक्रिप्शन बेकार नहीं गया। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।